जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने हूँ। जैसा कि सबको पता है कि संगीत मेरी जान है। संगीत में मेरी बहुत अधिक रुचि है। रुचि नहीं, मेरा जीवन है। जीवन ही नहीं, मेरी प्राणवायु है। और ये मेरी पहली महबूबा है। इससे सबसे पहले परिचय मेरा हुआ रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में। कोई गीत मुझे इतना पसंद आया कि मेरा मन करता था मैं बार बार सुनूं। और कुछ ईश्वर की ऐसी मेरे पर कृपा रही है कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से लगता रहा। बहुत छोटा था मैं। HGEC कंपनी का एक जर्मनी का रेडियो हुआ करता था हमारे घर में। 1961 में ख़रीदा गया था। चीन के युद्ध के समाचारों के आसपास लिया गया था कि उन समाचारों को सुनने के लिए बहुत बड़ा सा एरियल बांधा जाता था। उसमें सबसे ऊपर की तीसरी मंजिल की छत पर जो है वो एरियल बना करता था। उसमें से एक तार नीचे तक आता था। एक बहुत बड़ी सी बैटरी होती थी जिसका साइज़ रेडियो से भी बड़ा होता था। तो पूरा सेटअप होता था बाकायदा। उसमें कोई बल्ब नहीं जला करता था। जब ये बिजली का हो गया तब इसके अंदर एक बल्ब भी लग गया था और ये बिजली से चलने लगा था। मेरी प्राणवायु बन गया था तभी से कि मैं 6-7 साल का था। तो रेडियो पर पहली बार मैंने एक सॉन्ग सुना और उस गाने का मैं इतना फ़ैन हुआ इतना ज़्यादा फ़ैन हुआ। अर्थ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। और वो सॉन्ग उस ज़माने की कोई मूवी थी, मुझे याद नहीं है, सर्च करूँगा तो मिल ही जाती है। मूवी का नाम मैं ज़्यादातर भूल जाता हूँ। किसी को पता ना चले बात का, ये है आज वादा मुलाकात का। और तुरंत ही इसके साथ चाँद छुपने के पहले चली जाऊंगी। रोकना है अगर रोक लीजिए मगर चाँद छुपने के पहले चली जाऊंगी। इसकी फ़िल्म का नाम ध्यान है, जाल था। ये दो गाने बहुत पसंद आते थे और आते भी खूब थे ये। एक्चुअली उस समय फ़िल्म संगीत नहीं आता था रेडियो पे ज़्यादा। एक कार्यक्रम कहीं रात बिरात हुआ करता था। ज़्यादातर रेडियो 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाता था। तो उस समय की रात, कस्बे की रात जो है वो शाम को झुटपटा होते ही, अंधेरा होते ही शुरू हो जाती थी। कोई टीवी देखने को नहीं, कोई चीज़ नहीं। रेडियो पे मज़दूर मंडल एक कार्यक्रम आता था 7:30 बजे। इसके बाद कुछ गाने आते थे। दिन में प्रसार गीत आते थे, महिलाओं का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, ऐसे करके। प्रसार गीत जो हैं वो कृषि से संबंधित मज़दूरों किसानों के गीत होते थे, वो आते थे। और कभी कभी क्लासिकल गज़ल टाइप की कुछ चीज़ें आती थीं। तो रात को ये सॉन्ग जो है 8 बजे के पहले पहले आते थे, तो वो मुझे रोज़ सुनने को मिल जाते थे। शायद ऑल इंडिया रेडियो के पास में कम ही गाने रहे होंगे उस समय। फिर धीरे धीरे ये चलने लगा रात के 11 बजे तक। रेडियो सिलोन भी आ गया। रेडियो मेरा 3 बैंड का रेडियो था तो सिलोन पकड़ता था। कभी कभी BBC लंदन से कुछ गाने आते थे। रेडियो डॉयचे वेले जर्मनी, वहाँ से भी हिंदी कार्यक्रम आया करता था। धीरे धीरे मैं महारथी हो गया पूरे विश्व में हिंदी संगीत खोजने का। बहुत एक्सपर्ट हो गया। मैं पूरी रात गाने ढूंढ सकता था। और मैंने जब बाद में, ये तो छोटेपन की बात है, लेकिन जब बाद में बड़ा हुआ तो मैं पूरी रात गाने सुनने का हैबिचुअल हो गया। जब रात को जग के पढ़ने लगा था, यानी कि 11th-12th में रात को बहुत बहुत देर तक जाग के पढ़ता था, बट संगीत के साथ में। कभी पिताजी से छुपा के नहीं। उनके संज्ञान में वो जानते थे कि ये संगीत के साथ ही पढ़ने वाला बच्चा है। और फिर 10th से तो ये आदत पड़ गई कि बिना संगीत के मैं पढ़ ही नहीं सकता था। क्योंकि पड़ोसी एक जैन साहब थे, उन्होंने लाउड स्पीकर बजा बजा के, जैन मंदिर में कार्यक्रम था और मेरे 10th के एग्ज़ाम थे, तब मुझे ज़रूर संगीत खल रहा था। आखिरकार मैंने ये भी आदत डाल ली कि संगीत के साथ ही गंभीरतम पढ़ाई करनी, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट थे, बोर्ड्स थे। और मैं टारगेट हमेशा लेके चलता था, मुझे टॉप करना है। ईश्वर कृपा से करता भी रहा हूँ। तो मुझे खल रहा था। कानों में रुई लगा लगा के तैयारी की मैंने। जैन साहब नहीं माने किसी तरह, और आखिरकार पुलिस एक्शन करना पड़ा।
और लाउड स्पीकर हटवाना पड़ा। नहीं चाहते थे हम लोग ये करें, लेकिन करना पड़ा। लिखा पढ़ी में मेरे पिता बहुत माहिर थे, और कितनी भी ऊंचे स्तर पर लिखा पढ़ी करनी हो, रजिस्ट्री करने के लिए वो लगभग रोज़ ही डाकखाने जाया करते थे, कहीं इसकी शिकायत कहीं उसकी शिकायत। मतलब कोई भी गलत चीज़ देखते थे उसकी शिकायत उस डिपार्टमेंट को ज़रूर करते थे। गंदगी की, तमाम बातों की। स्वच्छ भारत अभियान तो अब चला है, उनके कारण कस्बे में गंदगी नहीं रह पाती थी, क्योंकि वो हमेशा रजिस्टर्ड लेटर उनका तैयार रहता था। इस बात में पैसे खर्च करने में उन्हें कभी समस्या नहीं होती थी कि वहाँ गंदगी पड़ी है, नगरवासी जो है, या अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखना, ये सब काम था उनका, लिखते थे ज़रूर। तो संगीत की मैंने आदत डाल ली। बच्चे पूछते हैं कई बार प्लेलिस्ट मेरी, एक्चुअली वो तो बहुत बड़ी है प्लेलिस्ट, सारे जॉनर्स के गाने मैं सुनता हूँ। भक्ति संगीत के मैंने बताए भी थे, लेकिन आज भक्ति संगीत के अलावा बता रहा हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा है कुछ और सॉन्ग्स बताइए, सैड सॉन्ग्स वगैरह। देखो, सैड का एक अपना आनंद है, आप सैड हो ना हो तब भी सैड सॉन्ग अच्छा लगता है। दूसरे की भावनाओं से दुखी होना भी एक अपने आप में गुण है, एम्पैथी है। पहली बार जब मैंने तीसरी कसम का सॉन्ग सुना, दुनिया बनाने वाले, इतना दर्द है मुकेश की आवाज़ में और राज कपूर की एक्टिंग में। एक्टिंग तो मैंने बहुत ज़माने बाद देखी, जब मैं देखने लगा फिल्में। बचपन में 2 ही 3 फिल्में मैंने देखी हैं, फिर सीधे एमएससी में 75 में बॉबी वो देखी है, आन मिलो सजना, पहली फिल्म। आन मिलो सजना के बाद फिर तमाम सारी फिर देखते गए, और फिर इतनी देखी कि एक एक दिन में 4 तक का रिकॉर्ड बना दिया। चारों शो देखने का, अलग अलग फिल्मों के चारों शो देखने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। एक बार तो 5 देखे, एक मॉर्निंग का, इंग्लिश का भी। तो दुनिया बनाने वाले, मुगले आज़म का प्यार किया तो डरना क्या, और उससे भी ज़्यादा खुदा निगहबान हो तुम्हारा। जब अनारकली जो है सलीम को पंख में बेहोशी की दवा देके सुला देती है और उसको छोड़ के जा रही होती है, बादशाह अकबर का हुक्म है कि वो उसको इस तरह से बेहोश करे तभी वो कैद खाने में ले जाई जा सकेगी, नहीं सलीम जान दे देगा उसके पीछे। तो सलीम को पहले अनारकली ने ही बेहोश किया, और फिर तब ये उसका सॉन्ग होता है उस समय, खुदा निगहबान हो तुम्हारा। ये मुझे बड़ा दर्द भरा लगा। दृश्य जब देखा मुझे तो साकार हो गया, जो मैंने सोचा था वैसा ही निकला। पहले बड़ा इमेजिनेशन होता था, फिल्म तो देखते नहीं थे, गाने रेडियो पर सुनने को मिलते थे, तो गाने को इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे। चंदन सा बदन चंचल चितवन, समझ में नहीं आता था एक मामला क्या है। चंदन सा बदन, ये बदन चंदन सा कैसे होता है, ये चितवन चंचल कैसे होती है। कई साहित्य में भी पढ़ने को मिलता था कि हिरणी जैसी चंचल आँखें। अब हिरणी नहीं देखी, फिर किताबों में हिरणी ध्यान से देखी तो हमें तो लगा नहीं इसकी आंखें कोई चंचल हैं, क्योंकि किताबों में कोई GIF तो था नहीं या वीडियो तो था नहीं, इस तरह आंखें दिखती थी। कुछ गाने पल्ले ही नहीं पड़ते थे। एक बहुत प्यारा सॉन्ग था 9th में जब हम पढ़ते थे, तो मेरा एक सहपाठी था, वो भी गाने सुना करता था अच्छे, राजेश गुप्ता। तो राजेश और हम बात करते थे आपस में कि यार ये इसका मतलब क्या है। ये गाने में आता है, तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, महबूब मेरे महबूब। आज भी वो सॉन्ग मुझे बहुत प्यारा है, महबूब मेरे, तुम हो तो ये दुनिया कितनी हंसी है। ये सब तो अच्छा लगता था। हाँ, कोई महबूब होगा, आगे चल के होगी, और दुनिया बड़ी हंसी होगी। लड़कियां तो अच्छी लगती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कोई भी मेल को लगेंगी, अगर नहीं लगती हैं तो मेल नहीं। तो लेकिन ये कीमत मौसम की कैसे बढ़ जाती है, मौसम की कोई कीमत होती है क्या। तो हम लोग आपस में बातें करते थे कि राजेश मौसम की कीमत बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होता है। बोला यार यही तो हमें समझ में नहीं आती। बाद में हम लोग हंसते थे। आज भी बर्तराम राजेश बैंक में काम करते थे, तो जब 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 तब मिल जाते थे तो हम लोग कहते थे और मौसम की कीमत पता चली भाई। तो बड़ी, इस गाने में बड़ी हंसी होती थी और वो समझ में नहीं आता था इसका मीनिंग क्या है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तो हम लोग सनम पे डिस्कस होता था, इस सनम क्या होता है। एक लड़के ने कहा, 10th की बात है, एक लड़के ने कहा कि शायद बीवी को कहते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, बीवी को नहीं कहते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बीवी नहीं होती हैं फिर भी अच्छी लगती हैं, वो सनम होती हैं। तो बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं, तुम लोगों में भी होती होंगी अपने ज़माने की, सभी में होती हैं, सब बच्चों में होती हैं, आपस में नादानी वाली बातें जो होती हैं। तो मैं तुम्हें अपने समय की बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें जनरली बातें कोई नहीं बताएगा, पापा तो बताते नहीं, कई बार छुपा जाते हैं,
तो हम तो बता देते हैं सारी बातें, क्योंकि मेरे बेटों ने ही मुझे एक किताब गिफ्ट की थी कि पापा जब बच्चे थे। तो बड़ी अच्छी पुस्तक है, आसानी से मिल जाती है, मुझे प्रकाशन वगैरह याद नहीं, अब तो नेट पे भी फ्री अवेलेबल हो सकती है। पापा जब बच्चे थे, यही नाम है उस किताब का। बहुत बढ़िया किताब है। तो जब हमें अपने पिता के ज़माने की बातें, दादा के ज़माने की बातें सुनने को मिलती हैं, उनका बचपन सुनने को मिलता है, तो बड़ा आनंद आता है। मुझे तो खैर नहीं बताया दादाजी मेरे, मुझे उनका प्यार नहीं मिला कभी, दादा दादी का, लेकिन माता पिता का भरपूर मिला। पिताजी तो बचपन की खूब बातें सुनाते थे, मैं शायद इतनी अपने बच्चों को नहीं सुना पाया, लेकिन वो खूब सुनाते थे। तो एक ये गाना बड़ा प्रिय था, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, कंवारियों का दिल धड़के। तो ये भी हमारे विचार विमर्श का गाना हुआ करता था इंटरमीडिएट में कि कंवारियों का ही दिल क्यों धड़कता है, और किसी का जिनकी शादी हो जाती क्या उनका दिल धड़कना बंद हो जाता है। बाकायदा सेमिनार होती थी बैठ के लड़कों में इस बात की कि ये किसकी जुल्फ़ें उड़ती हैं कि जो कंवारियों का दिल धड़कता है। और जुल्फ़ से ये दिल का क्या संबंध है भाई, दिल दिल है, जुल्फ़ जुल्फ़ है। एक और था, बहुत बाद में आया वो गाना, काफ़ी आगे की बात है, जुल्फ़ लहराई तो सावन का महीना आ गया, वाणी जयराम का गाया हुआ था। तो जुल्फ़ लहराने सावन का महीना कैसे आता, तो एक लड़के ने बताया कि तुम समझते नहीं हो, जुल्फ़ें बादल की तरह होती हैं, काले बादल की तरह। जब ये लहराती हैं तो जो उसका प्रेमी होता है उसको लगता है कि जैसे कि सावन का महीना आ गया। हाँ, सोचा, आंखें खुली, सही कह रहा है, ओके ये बात है। मन मन में कुछ कुछ हुआ, अंदर महसूस हुआ कुछ कुछ होता है वाला, कि अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है। फिर एक तुम्हारी जुल्फ़ों के शायद साए में शाम कर लूँगा, और क्या था आगे याद आएगा तो बताएंगे। तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा। तो साए में शाम करना, एक सॉन्ग मैंने सुना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब भी एक एथिक्स थी मेरे माइंड में। मैंने एक सॉन्ग सुना, नीला आकाश का था शायद, और उस सॉन्ग में था कि तेरे पास आता हूँ तो मेरा वक्त गुजर जाता है। तो मैं सोचता था ये टाइम पास वाला मामला है, वक्त गुजारने के लिए जाता है। मैं होता तो मैं कहता कि तेरे पास आता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, तेरे पास आता हूँ तो मैं प्यार से भर जाता हूँ। ऐसा गाना होना चाहिए था, मेरा वक्त गुजर जाता है, मतलब वो लड़की टाइम पास है। नीला लड़की का नाम था, आकाश लड़के का। फिल्म नहीं देखी थी, गाने सुनते थे। हाँ, इस बीच एक बहुत मज़ेदार बात और बताऊँ। एक मेरी बराबर की मौसी थी, थोड़ी बड़ी थी, 3-4 साल, और वो मुझे फ़िल्मों के साउंड ट्रैक सुनाती थी। जीती जागती टॉकीज़ थी वो पूरी। वो जो फ़िल्म देख के आती थी, उन्हें सुविधा थी फ़िल्म देखने की। वो शहर में रहती थी, इटावा में, भरथना में रहता था, कस्बे में। वो मेरे नानी के घर में किराएदार थी, तो मौसी उन्हें बोला करते थे। तो मौसी जी जो वो थी, वो खूब सुनाती थी मुझे और मेरी माँ को, दोनों को बैठा के, और वो खूब सारी फ़िल्मों की कहानी पूरी सुनाती थी, गानों के साथ। उन्हें गाना भी आता था बहुत अच्छा सा, और रहती भी हीरोइनों की तरह थी। तो तो फिर हम लोग जो हैं, हम लोग फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जब इटावा जाते थे, नानी घर जाते थे, तो वहाँ पर वो मौसी जो है दिन भर, और पूरे अगर 3 घंटे की फ़िल्म है तो लगभग 2 घंटे में तो वो सुनाएंगी। फिर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से 1 घंटे का फ़िल्म साउंड ट्रैक आने लगा, यानी 1 घंटे फ़िल्म के डायलॉग आते थे, पूरे रियल फिल्म के साउंड ट्रैक होता था। वो सुनने लगे। तो जब कभी वो सुना मैंने, जैसे मिलन का मैंने सुना और मौसी के मुँह भी सुना था, तो मौसी का बताया हुआ जो साउंड ट्रैक था वो ज़्यादा आनंददायक था। फिर माधुरी एक फ़िल्म मैगज़ीन थी, उस मैगज़ीन में फ़िल्म के साउंड ट्रैक आते थे, यानी वो आता था, पूरा डायलॉग्स लिखे हुए आते थे। उनमें भी वो आनंद नहीं आता था जो मौसी के बताने से आता था, क्योंकि वो डायलॉग को बड़े भाव से बोलती थी। ये कला थी बहुत अधिक, हर एक किसी में कला नहीं होती। तो फिल्मों से मेरा परिचय इस प्रकार से होता रहा। प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, मैंने बचपन में पहली फ़िल्म बेटी बेटे देखी थी, फिर मेरे लाल देखी थी, बस। इसके बाद सीधे मैंने एमएससी में जाके फिर फिल्म देखी थी, आन मिलो सजना। इस बीच में कोई फिल्म नहीं देखी। अपने मन से, मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा कभी, अपने मन से ही मैंने बीच में कोई फिल्म नहीं देखी, क्योंकि मेरा टारगेट था हर एक कक्षा में टॉप करना और कुछ बनने का। सोचता नहीं था क्या बनना है, बस कुछ बनने का, कुछ, ये कुछ नहीं पता था क्या होता है। फिर एक उपकार, एक बार रात को हम लोग इटावा जा रहे थे, पिताजी के साथ मैं जा रहा था, मदर थी, तो रिक्शे पे हम लोग जा रहे थे। प्रकाश टाकी से होकर रिक्शा निकला,
प्रकाश टॉकीज के अंदर से 11:30 बजे का टाइम होगा रात का, और अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो उपकार फिल्म चल रही थी और कस्मे वादे प्यार वफा चल रहा था गाना उस समय। मैं सुनता गया, थोड़ी दूर तक वो सुनाई दिया, टॉकीज़ के अंदर से आवाज़ आ रही थी। साउंड प्रूफ नहीं हुआ करती थी ज़्यादा टॉकीज़ें, दरवाज़ा खुला हुआ होगा, कुछ बात होगी तो बाहर आ रही थी आवाज़। वो आवाज़ का मैं फ़ैन हो गया, गुलाम हो गया बिल्कुल, क्योंकि टॉकीज़ की आवाज़ तो बड़ी बेस भरी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, और उस ज़माने के एनालॉग सिस्टम्स थे, बहुत ज़बरदस्त होते थे, ट्यूब वाले एम्पलीफायर होते थे। आज तो सब बकवास हो गया, ये 7.1 और 5.1 टोटल बकवास है ये, बिल्कुल वो साउंड ही नहीं है। जैसे जो प्योर दूध जैसे पहले होता था, आजकल का मिल्क मुकाबला ही नहीं कर पाता। सामने खड़ी भैंस दूध दे दे तब भी वो दूध जो है वैसा नहीं है आज की डेट में, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन वाला है या पता नहीं क्या खा के वो भैंस दूध दे रही है। वही हाल संगीत का हो गया। वो जो संगीत मैंने सुना तो वो मन में बस गया। मेरा मन किया कभी मेरे पास ऐसा सिस्टम होगा कि मैं अपने घर उपकार फिल्म देखूंगा। जब पहली बार वीसीपी खरीदा, वीडियो कैसेट प्लेयर, जिसमें मैं अपने घर बैठ के, दैट वाज द ईयर 87 जब पीसीएस हो गया था, तो अपने घर बैठ के जो पहली मूवी मैंने देखी वो उपकार देखी। मैं चाहता हूँ ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करे जैसे मेरी हुई। तो उसमें मुझे और लोगों ने कहा कि तुम्हें उपकार गाने अच्छे लगते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे लगते हैं, कस्म वादे प्यार वफा वगैरह। एक लड़के ने एक सॉन्ग बताया, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी। मैंने कहा गुलाबी रात, ये क्या रात कहीं गुलाबी होती? उसी में था काली रात काली। मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा ये सॉन्ग मेरे लॉजिक पर खरा नहीं उतर रहा, रात वात नहीं होती गुलाबी। सब हंसते थे लड़के, इसको रोमांस नहीं है इस लड़के के अंदर। मैंने कहा वो तो बहुत है, वो तुमसे ज़्यादा है, लेकिन ये रात गुलाबी गुलाबी का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। तो ऐसे सॉन्ग्स मुझे कभी पसंद नहीं आते थे, कैबरे टाइप के, और वो सब कभी नहीं पसंद आते थे। भावनात्मक अच्छे लगते थे, सैड अच्छे लगते थे। मुकेश का चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया। न तो मैं निर्धन था, न किसी धनवान की बेटी से इश्क चल रहा था, लेकिन इस गाने से मुझे बड़ा प्यार था, बड़ा अच्छा लगता था। चांद सी महबूबा हो मुरी मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, ये गाना भी बड़ा अच्छा लगता था। जैसे राधा न माला जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। ये मेरे ठीक विवाह के दिन का सॉन्ग था। उस दिन ये सॉन्ग कई बार आया। उन दिनों एक रेडियो स्टेशन विविध भारती पे वो लोग ये करते थे, कभी कभी एक सॉन्ग चुनते थे किसी विशेष दिन, जिसको दिन में वो 10 बार बजाते थे। कहते थे आज का जो है 10 बार बजने वाला सॉन्ग ये है, तो 10 बार बजाते थे। उस दिन ये सॉन्ग बजा, जैसे राधा ने माला जपी। ये मेरे विवाह के दिन का यादगार गीत था। और विवाह की शाम को रेडियो बजने वाला जो गीत था, बड़ा सुंदर गीत था 1973 में, और वो था युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे। हमारे ख्याल से संगम का था शायद फिल्म, जहाँ तक ध्यान। जब जब मैंने जीवन पाया, तब तब ये मांग भरी सजना, ऐसा करके कुछ था, बोल थे उसके। तो वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। वो हम पति पत्नी का बहुत प्रिय सॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों का एक साथ का सॉन्ग है। वो जयमाल के टाइम का सॉन्ग है लगभग। वो कहीं रेडियो बज रहा था। उस ज़माने में रेडियो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बजा करते थे। लोग कहते हैं एफएम में ज़्यादा अच्छा ट्रांसमिशन है। एफएम के लिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, एंटीना इधर करते उधर करते उधर करते, और इस मेरे जैसे कमरे में तो बजता ही नहीं। उस समय तो रेडियो बहुत बढ़िया आवाज़ में बजा करते थे, और बहुत ही नायाब और डिसेंट आवाज़ हुआ करती थी, और जगह जगह बजते हुए होते थे। चौराहों चौराहों पे, दुकानों दुकानों पर, गांव गांव में, हर जगह रेडियो का बहुत प्रसार था। अमीन साइनी तो किंग हुआ करते थे बिल्कुल। दोबारा फिर वो किंग हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। बिना का गीत माला, फिर वो सिबाका करके हो गई, अब आजकल केवल गीत माला के नाम से है। उनकी आवाज़ का मैं फ़ैन हूँ। जैसे नीलेश मिश्रा की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, उसी तरह से। तो सैड सॉन्ग्स में मुकेश ही थे, किंग थे, हर एक सैड सॉन्ग के राजा। दोस्ती पे सॉन्ग्स, मुझे दोस्ती के सॉन्ग्स कभी ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि मेरे कभी दोस्त नहीं रहे। मेरी दोस्त रहीं, मेरे दोस्त नहीं रहे। गर्ल्स तो बहुत फ्रेंड थी, बहुत दोस्त थी, लेकिन मेरे दोस्त नहीं रहे।
मतलब वो लफंगाई करना, इधर उधर लड़कियों को खोजना और इनको तलाशना और ये सब करना ज़रूरत ही नहीं थी। लड़कियां ही तो फ्रेंड थीं, उन्हें खोजने की कहाँ ज़रूरत पड़ती थी। तो वो सब फ्रेंड्स थीं। तो कभी, और उनके साथ इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही हमेशा कि उन्होंने कभी, उन्हें मुझसे शिकायत नहीं, मुझे उनसे प्रायः शिकायत नहीं रही, एक आध को छोड़ के, हर स्टेज पे, बचपन से लेके और बड़े तक। क्योंकि मुझे ये फ्रेंडशिप निभाना आता रहा है। मैं एक सीमा रखता रहा हूँ। उस सीमा की वजह से सारी गर्ल्स जो भी मेरी फ्रेंड्स थी वो हमेशा मुझे बहुत सिक्योर फ्रेंड महसूस करती थी। रोमांटिक होना अलग बात है, आक्रामक होना अलग बात है। रोमांस तो ज़िंदगी में होना चाहिए। शादी नहीं हुई थी, बचपन जैसा था, तब भी वो रोमांस माइंड में था। दैट वॉज इन द एयर। जैसे कहते हैं वैलेंटाइन के दिन कहते हैं लोग कि लव इज़ इन द एयर। मुझे तो फील होता था कि लव इज़ ऑलवेज इन द एयर। फॉर मी, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, लव वॉज ऑलवेज इन द एयर। नंदन में एक छोटी सी बच्ची थी, उसे मैं बहुत पसंद करता था। मैं भी छोटा सा बच्चा ही था, उसको बहुत पसंद करता था। एक वो खेल था, घोर घोर रानी। बच्चे ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के ऐसे घूम रहे हैं, नीचे लिखा था घोर घोर रानी। अभी भी याद है मुझे, 66 की बात है। और वो, उसमें एक बच्ची थी मुझे बहुत पसंद आती थी, फ्रॉक पहने डॉल सी लगती थी। मैं अपने मन में सोचा करता था ऐसी ही लड़की से मैं शादी करूँगा, बहुत सीरियसली। कभी ये नहीं सोचता था कि इतनी सी बच्ची से थोड़ी शादी होगी, जब शादी होगी तो हम भी तो बड़े हो जाएंगे। तो 66 का मतलब ही क्या, 11 साल की उम्र थी। सोचता था कि ऐसी। फिर एक और सरनेम रस्तोगी था उसका, अभी भी याद है, नाम भूल गए। धार्मिक में छपा था, गोल मटोल सा चेहरा था, जैसे मुंह फैला लेती हैं लड़कियां नाराज होके, ऐसा उसका चेहरा था। और मैं उसको सुंदरतम कन्या समझता था दुनिया की। और उसको जो है, जब नहीं तब पलट के देखता रहता था। गाने वाने बजते रहते थे रेडियो पर, गानों से एसोसिएट करता। तब ये सुविधा थी नहीं, जो गाना चाहो चला लो। जो भी गाने बज रहे होते उनमें किसी न किसी गाने से उसको एसोसिएट करता था। एक वो छपा हुआ था, परिचर्चा छपी हुई थी कि किशोर बच्चे जो हैं वो इस विषय पर क्या सोचते हैं। इसमें परिचर्चा में उस लड़की से भी कुछ पूछा गया था। वो भी ऐसी 12-13 साल की रही होगी। तो मैं उसको बाकायदा देखा करता था, छुप छुप के देखा करता था फ़ोटो को, और क्या। और बड़ा आनंद आता था, मैं पूरे दिन ऊर्जावान रहता था उसको देख कर। एनर्जी का सोर्स थी मेरे लिए, होती है लड़कों के लिए, सभी के लिए एनर्जी का सोर्स ही होती है। तो वो एनर्जी भी प्राप्त करता रहता था देख के, जब कभी मन किया। वही बात है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। तो वो तो मैगजीन थी, जब ज़रा पलटी वो देख ली, देख लिया करता था। तो रोमांस वॉज इन द एयर। ये दो ही उदाहरण मुझे याद हैं बचपन के, बाद में सब इधर उधर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई याद भी नहीं रहता। जीती जागती किसी लड़की से मैं इश्क में नहीं पड़ा उस विवाह के पहले वाले पीरियड में, कभी भी। फ्रेंड्स बनी रही, बातचीत होती रही, कोई कभी भी प्यार वाली चीज़, ऐसा नहीं कि जानता ही नहीं था, कि बुद्धू था कि प्यार ही नहीं पता था, खूब पता था। बट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कौन, नो वन नो। अचानक एक दिन माता पिता गए, कहीं गए मुझे नहीं पता कहाँ गए। गए, इसके बाद जो है 7-8 घंटे बाद आए, बड़े प्रसन्न। और माँ ने खबर दी मुझे, तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। ये नहीं देख के आए, पसंद कर ली है, शादी 11 मई की तय हुई है। ये लो, मैं तो हक्का बक्का रह गया। इसके पहले बहुत लड़कियां देखी थी, किसी न किसी कारण से शादी नहीं करनी थी। बहुत अर्ली एज में शादी हो जाया करती थी, मैं 18 का था। 14-15 साल की उम्र से लड़कियां देखी जा रही थी शादी के लिए। तो अब मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि कैसी है, क्या है। मदर ने कहा कि घबराओ मत, फ़ोटो दे रहे हैं, अभी देख लो। फ़ोटो देखी, बस ये वो पॉइंट था कि मुझे प्यार हो गया। आई फेल इन लव। फ़ोटो देखते ही मुझे लगा दिस इज़ द गर्ल,
इसको कहते हैं लव मैरिज। मैरिज तय पहले कर दी पेरेंट्स ने, लव तुरंत बाद में हुआ, और ईश्वर कृपा है कि आज 45 साल कल हो जाएंगे शादी को। बड़ी कृपा ईश्वर की, वो बरकरार है। लोग कहते हैं जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, पति पत्नी में तो झगड़े होते ही हैं। छोटी मोटी तो बातें होती रहती हैं, उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। यहाँ 4 बर्तन और खटकने की बात ही नहीं है कभी भी। लड़ना, झगड़ना, डांटना, फटकारना, ईश्वर कृपा आज तक जीवन में नहीं हुआ कभी भी। पत्नी ने मेरे माता पिता को इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी केयर, इतनी परवाह, इवन मेरे नानी को भी इतनी सेवा की उन्होंने, इतनी सेवा की। नानी बेड पर ही मलमूत्र त्याग करती थी और मेरी पत्नी ही, कितनी छोटी सी थी, 16 साल की थी उस समय, और वो पूरी सेवा करती थी। तमाम लोग गांव के, उनके गांव के लोग पूछते तुमने इतनी सेवा की, नानी मरते समय कुछ दे गई होंगी। मेरी नानी के पास कुछ नहीं था। वो, मैंने अपने नाना को नहीं देखा, नाना जी नहीं रहे थे। नानी प्राय हमारे पास ही रहा करती थी। 20 रुपये पेंशन मिलती थी उन्हें, और वो सब पेंशन दे दिया करती थी अपने। उन्हें क्या करना था, लड़की घर नहीं खा सकते तो ये उनका रिवाज था, तो वो अपना 2-4 रुपये अपने पास रख के बाकी सारा दे ही दिया करती थी। तो मेरी पत्नी ने, उस ज़माने में 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, तो मेरी पत्नी ने गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए ये कह दिया कि नानी मरते समय हमें 10,000 रुपये दे गई। सबने कहा अरे वाह, तुम्हारी नानी तो बहुत अमीर थी, तुम्हें तो बड़ा फ़ायदा हो गया ये। तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे दे गई, और ये कहा तुम ही खर्च करोगी और किसी को नहीं दोगी। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। इसको कहते हैं कि मेरी पत्नी एम्पावर्ड वूमन नहीं है, बाय द वे, सशक्तिकृत महिला नहीं है। ग्रेजुएट है, पीजी कर रही थी, बेटे का जन्म हो गया, नहीं फिर आगे बढ़ा पाए। नौकरी कर सकती थी, नहीं की। जब मैं पीसीएस हो गया तो नौकरी करने में तो कोई समस्या नहीं थी, बड़े आराम से कहीं भी हो सकती थी, नहीं की। अपॉर्चुनिटीज़ थी, नहीं की। बच्चों को पालना है, माँ बाप की सेवा करनी है, सास ससुर की। मेरे पिता बहुत क्रोधी थे, बहुत गुस्सा आता था उन्हें। पत्नी को भी कई बार डांट दिया उन्होंने, खूब डांट दिया, लेकिन मजाल है कभी एक जवाब दिया हो। एम्पावर्ड नहीं थी ना। एम्पावर्ड वुमन होती तो तड़क के जवाब देती, पलट के जवाब देती, गला दबा देती। आजकल एम्पावर्ड वुमन तो गला दबा दे। कल एक बच्चे ने लिखा था, मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया है, फिर कभी कर दूंगा ओपन। उसने लिखा है कि वो जानता है किसी को, वो जो है अपने ससुर को काट खाती है। ये राक्षसियाँ हैं, एम्पावर्ड वुमन नहीं है ये राक्षसी हैं जो इस तरह बुज़ुर्गों का अपमान करती। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी एम्पावर्ड वुमन नहीं है। उन्होंने कभी आधुनिक कपड़े नहीं पहने, ट्रेडिशनल पारंपरिक साड़ी में वो मुझे देवी की मूर्ति लगती ही नहीं। हमेशा मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी पत्नी को जीन्स और टॉप में होना चाहिए था या कुछ वैसी ड्रेस में होना चाहिए था। बेहद खूबसूरत रही हैं अपनी उम्र के हिसाब से, आज भी अपने समकक्षों में बहुत अच्छी हैं। साथ बहुत सारी महिलाएं उनके उम्र की ईर्ष्या करती हैं इस बात से। कोई भी स्त्री सुंदर तब होती है जब उसका व्यवहार सुंदर होता है। उन्होंने हमेशा हमेशा इतना केयर की है, इतनी परवाह की है सबकी। कोई इंसान ऐसा नहीं, दरवाजे आने वाले चाहे भिक्षुक हों, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी नाते रिश्तेदार हो। एक बार मेरी एक बुआ जी थी, दूर के रिश्ते की, बीमार थीं, घर पर सड़ रही थी बिल्कुल बुरी तरह, उनको ले आई। मेरी दीदी थी, उनको इलाहाबाद से अक्सर ले आती थी। मेरे रिश्ते वो निभाती रहीं। मेरी मौसी की लड़की, मुझसे बहुत बड़ी उम्र में, मेरी माँ की उम्र की, अब इस संसार में नहीं है, उन्हें ले आती थी। बाई कार जाती थी, कार में बिठा के और आराम से उनको ले आती थी, पूरे संभाल के कि आप हमारे पास चलो, हम सेवा करेंगे। सेवा करने का इतना शौक़
नाते रिश्तेदारों, मेरी चाची जी, कोई भी जितने बुज़ुर्ग थे सबको अपने घर ले आना, 10-15 दिन जब तक वो रहने की सुविधा उन्हें है, जब तक वो लोग रह सकते हैं, रखना हमें बड़ा अच्छा लगता था। मेरे इन लॉज हमेशा मेरे पास रहे, ज़्यादातर बुढ़ापे में अच्छा लगता था मुझे। मेरी पत्नी को सेवा का शौक़ है, ये नहीं कि केवल अपने माता पिता की, मेरे माता पिता की और मेरे नाते रिश्तेदारों की भी, जो बुज़ुर्ग हैं इतना सम्मान करती हैं। लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिला, प्रश्न अनुत्तरित है। मिलने के लिए अगर काम किया जाए तो क्या किया जाए। नई पीढ़ी कई बार कह देती है कि आपको क्या मिला, आप इतने धर्म में कर्मकांड में लीन रहती हैं, आपको क्या मिला, आप तो अक्सर बीमार रहती हैं, आपको तमाम समस्याएं होती हैं, आपको क्या मिला। मुझे पता है कि उन्हें क्या मिला। आज मैं 45 साल बाद भी विवाह के एनिवर्सरी की पूर्व संध्या पर जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बस इतने से ज़्यादा तो उन्हें कुछ नहीं मिला, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सका मैं उन्हें। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं दे सका, कभी उनकी तमन्ना भी नहीं थी। कभी झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई मांग नहीं, अपने ऊपर कोई खर्च नहीं। कोई महिला, तुम बच्चे अगर देख लो, आज के ज़माने में कोई महिला ऐसी हो जिसका कॉस्मेटिक्स का खर्च नील हो, ज़ीरो, जो कॉस्मेटिक्स पे 1 पैसा खर्च ना करती हो। तो ये बहुत अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है। जिसे जेवरों की कोई तमन्ना ना हो, जिसे महंगी साड़ियों वगैरह की कोई तमन्ना इच्छा ना हो। भाई मेरी पत्नी एम्पावर्ड वुमन नहीं है, वो एक साधारण सी घरेलू महिला है, और इसीलिए मुझे उन एम्पावर्ड वुमेन से चिढ़ है जो सम्मान नहीं कर सकती बड़ों का, जो पढ़ाई लिखाई के कारण बदतमीज़ हैं पूरी तरह। ऐसी एम्पावर्ड वुमेन से मुझे चिढ़ है। मैं इस विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी का धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे जीवन में आई। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।